हेलो बच्चों, संयम जीएस में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा जो गहन अध्ययन है वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पर आधारित है। बिल्कुल। ये जो पूरा डेटा है ये खास तौर पर यूपीएससी, आरआरबी, एसएससी और अन्य स्टेट लेवल एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। सही कहा। यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ परिभाषा रटना नहीं है, बल्कि इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया के हर उस बिंदु को डिकोड करना है जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बुनियादी परिभाषा ये है कि सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया। हाँ, और अगर हम इसका रासायनिक समीकरण देखें तो वो है 6CO2 + 12H2O, जो सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाते हैं। और इसके साथ ही 6O2 और 6H2O मुक्त होते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी प्रकृति को लेकर एक बहुत ही वैचारिक सवाल आता है। उपचयन अपचयन वाला सवाल। बिल्कुल। अक्सर पूछा जाता है कि ये प्रक्रिया एक उपचयन अपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया कैसे है, छात्र इसे कैसे याद रखें? देखिए, इसे रटने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना है कि इस प्रक्रिया में जल यानी H2O का उपचयन या ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, तो H2O टूटकर ऑक्सीजन यानी O2 में बदल जाता है? एकदम सही। जल का ऑक्सीजन में बदलना ही उपचयन है। और जो दूसरा हिस्सा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, उसका अपचयन या रिडक्शन होता है। मतलब CO2 बदलकर ग्लूकोज यानी C6H12O6 बन जाता है। हाँ, तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में मूलतः सौर ऊर्जा स्थितिज रासायनिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल केमिकल एनर्जी में रूपांतरित होती है। ये बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण है। अब इस प्रक्रिया के स्थान और हरित लवक की संरचना पर आते हैं। ठीक है। पत्तियां तो पौधे मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पत्तियों के अंदर असल में ये काम कहाँ होता है? पत्तियों के ठीक भीतर मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं मेसोफिल कोशिकाओं में मौजूद हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट ही इस प्रक्रिया का असल केंद्र है। अब यहाँ से परीक्षा का एक बहुत गहरा सवाल बनता है। हरित लवक के अंदर जो दो मुख्य हिस्से होते हैं, ग्राना और स्ट्रोमा, उनमें बुनियादी अंतर क्या है? तो अगर हम ग्राना की बात करें तो ये हरित लवक का ठोस भाग है। ये झिल्लियों के सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाओं से बना होता है, जिन्हें थाइलेकॉइड्स कहते हैं ना? बिल्कुल। और परीक्षाओं के लिए सबसे अहम बात यह है कि प्रकाशिक अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन इसी ग्राना में होती है। अच्छा, तो प्रकाशिक अभिक्रिया ग्राना में होती है। और स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा हरित लवक का तरल यानी मैट्रिक्स भाग है। इसमें राइबोसोम, डीएनए और कई एंजाइम होते हैं। तो क्या है जो दूसरा चरण है अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन, वो स्ट्रोमा में होती है? एकदम सही पकड़ा आपने। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में ही होती है। यहाँ हरित लवक की बात हो रही है तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का जिक्र आना तो तय है। हाँ, और क्लोरोफिल से परीक्षाओं का एक बहुत पसंदीदा प्रश्न आता है। इसके केंद्र में एक विशेष परमाणु होता है, मैग्नीशियम। बिल्कुल। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम यानी Mg का परमाणु होता है। ये बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा नोट्स में 4 प्रकार के क्लोरोफिल का उल्लेख है, ए, बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। सही कहा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आवश्यक कच्ची सामग्री की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से 4 अवयव चाहिए: CO2, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। वायुमंडल से CO2 कैसे आती है? पौधे CO2 को वायुमंडल से रंध्रों यानी स्टोमाटा के जरिए अंदर लेते हैं, और यही गैस ग्लूकोज के लिए कार्बन का एकमात्र स्रोत है। और जल की आपूर्ति कैसे होती है? जल जड़ों द्वारा परासरण या ऑस्मोसिस की क्रिया से सोखा जाता है और फिर जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है। यहाँ परीक्षाओं में छात्रों को कंफ्यूज करने वाला एक बहुत ही आम सवाल आता है। कौन सा? ऑक्सीजन के स्रोत वाला। हाँ, सवाल ये है कि जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है वो CO2 से आती है या जल से, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है। ये बहुत बड़ा डाउट रहता है, लेकिन इसे एकदम स्पष्ट कर लें। ऑक्सीजन केवल और केवल जल के अपघटन यानी फोटोलाइसिस से ही प्राप्त होती है। मतलब CO2 के टूटने से ऑक्सीजन नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन हमेशा जल के विखंडन से ही मुक्त होती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट था।
अब सूर्य के प्रकाश और स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण दृश्य स्पेक्ट्रम यानी 390 nm से 780 nm के बीच ही होता है। तो क्या क्लोरोफिल सारे रंगों का इस्तेमाल करता है? नहीं, क्लोरोफिल मुख्य रूप से लाल, नीले और बैंगनी रंग को ही सोखता है। और अगर दर की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है, उसके बाद नीले रंग में। और हरे रंग में? हरे रंग में ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती, शून्य होती है। ऐसा क्यों? पत्तियां तो खुदर ही होती हैं। इसीलिए, क्योंकि क्लोरोफिल हरे रंग को सोखता नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, जो रंग रिफ्लेक्ट हो गया उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एकदम सही। और यहाँ पर्णहरित केवल एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करता है। तो अब तक हमने सामग्री और उसके स्रोत समझ लिए। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पर। हाँ, इसके दो मुख्य चरण हैं जो ग्राना और स्ट्रोमा में काम करते हैं। पहला चरण है प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की, ये ग्राना में होती है, जहाँ प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और यहीं पर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जिससे O2 मुक्त होती है। हाँ, लेकिन इसका सबसे मुख्य आउटपुट है ऊर्जा का निर्माण। इस चरण में ATP और NADPH2 बनते हैं। मतलब ये एक तरह की चार्ज्ड बैटरियां हैं जो आगे काम आएंगी। सही कहा। अब दूसरा चरण आता है अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे ब्लैकमैन अभिक्रिया या केल्विन चक्र भी कहते हैं। मेरा यहाँ एक सवाल है, नाम डार्क रिएक्शन है, तो क्या ये केवल रात में होती है? नहीं, ये बहुत ही घातक भ्रम है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये रात में होगी। तो फिर डार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे प्रकाश की सीधे जरूरत नहीं होती। ये प्रक्रिया दिन और रात दोनों समय हो सकती है अगर ATP मौजूद हो। और ये स्ट्रोमा में होती है। हाँ, इसमें पहले चरण में बने ATP और NADPH2 का उपयोग किया जाता है और CO2 का अपचयन कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में कर दिया जाता है। तो ये पूरी एक चेन रिएक्शन है। अब कुछ बाह्य कारकों पर आते हैं। वातावरण का इस पर क्या असर होता है? बहुत गहरा असर होता है। अगर हम प्रकाश की बात करें तो बहुत अधिक तीव्रता होने पर क्लोरोफिल का सोलराइजेशन हो जाता है। सोलराइजेशन मतलब पर्णहरित का विनाश हो जाता है। बिल्कुल। और उससे प्रकाश संश्लेषण की दर तुरंत घट जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है? वायुमंडल में तो ये 0.03% ही है। अगर इसे 0.1% तक बढ़ाया जाए तो दर बढ़ती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तो ये गैस पौधों के लिए विषैली हो जाती है। अच्छा, तापमान का अनुकूलतम स्तर क्या है? इसके लिए अनुकूलतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो प्रक्रिया को चलाने वाले एंजाइम नष्ट या डीनेचर होने लगते हैं और दर गिर जाती है। जल का प्रभाव भी बहुत रोचक है। मैंने पढ़ा है कि पौधे बहुत कम जल का उपयोग करते हैं। हाँ, पौधे जड़ों से जितना भी जल अवशोषित करते हैं उसका मात्र 1% ही प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होता है। सिर्फ 1%? फिर पानी की कमी का असर कैसे पड़ता है? देखिए, पानी की कमी होने पर पौधे अपने रंध्र यानी स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। और रंध्र बंद होने से CO2 अंदर नहीं आ पाती? एग्जैक्टली। बिना CO2 के प्रक्रिया रुक जाती है। कुछ आंतरिक कारक भी होते हैं, जैसे नई पत्तियों की आयु और क्लोरोफिल की मात्रा। हाँ, और कार्बोहाइड्रेट का संचय भी एक बड़ा कारक है। मतलब अगर पत्ती में पहले से बहुत ज्यादा ग्लूकोज जमा है तो दर कम हो जाएगी। बिल्कुल, ये एक तरह का ऑटोमेटिक फीडबैक सिस्टम है। चलिए अब हम इस एपिसोड के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। ये वो वन लाइनर्स हैं जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, इन पर खास ध्यान देना चाहिए। पहला तथ्य, दुनिया का 90% प्रकाश संश्लेषण समुद्री शैवालों यानी एल्गी और जलीय पौधों द्वारा होता है। जमीन के पेड़ पौधों से नहीं? नहीं, मुख्य हिस्सा समुद्र से आता है। दूसरा तथ्य, ये क्रिया सिर्फ सूर्य के प्रकाश में नहीं बल्कि बल्ब या ट्यूबलाइट जैसे कृत्रिम प्रकाश में भी संभव है। ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, नोट्स में C3 और C4 पौधों का जिक्र है, इनमें क्या अंतर है? C3 पौधों में पहला स्थायी उत्पाद PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। और C4 पौधों में, जैसे गन्ना और मक्का हो गए, उनमें पहला स्थायी उत्पाद ओविएकिक यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। और परीक्षाओं के लिए याद रखें, C4 पौधे अधिक दक्ष या एफिशिएंट होते हैं। दिन और रात के चक्र पर भी बहुत सवाल बनते हैं, ऑक्सीजन और CO2 को लेकर। देखिए, दिन में पौधे O2 छोड़ते हैं क्योंकि श्वसन प्रकाश संश्लेषण की दर से काफी अधिक होती है। लेकिन रात में तो प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है। हाँ,
रात में केवल श्वसन की क्रिया होती है, इसलिए पौधे रात में CO2 छोड़ते हैं। एक हानिकारक प्रक्रिया भी है जिसे प्रकाशवसन या फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ये क्या है? ये तब होता है जब प्रकाश और O2 दोनों बहुत ज्यादा हों। ये एक हानिकारक प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ ऊर्जा का नुकसान होता है, कुछ बनता नहीं है। और अमरबेल जैसे पौधों का क्या, जो परजीवी होते हैं? अमरबेल या कस्क्यूटा में क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता, अतः वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। और इसीलिए पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होने के कारण हरे पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक या प्रोड्यूसर कहा जाता है। एकदम सटीक। तो आज हमने हर वो पहलू कवर कर लिया है जो परीक्षा के लिए जरूरी है। समापन से पहले कोई अंतिम विचार जो छात्र खुद एक्सप्लोर कर सकें? हाँ, इस तथ्य पर जरूर विचार करें कि यदि समुद्र के शैवाल, जो हमारी 90% ऑक्सीजन बनाते हैं, वो किसी कारणवश नष्ट हो जाएं, तो क्या होगा? ये तो बहुत भयानक स्थिति होगी। बिल्कुल। पृथ्वी के वायुमंडल और हमारे श्वसन तंत्र पर इसका बहुत त्वरित और विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। और ये विषय सीधे पर्यावरण विज्ञान या इकोलॉजी से जुड़ के मेंस परीक्षाओं का हिस्सा बन सकता है। सही कहा। इस पर विश्लेषणात्मक सोच विकसित करनी चाहिए। बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।